विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दृष्टिकोण 7 जीवन एक कहानी एपिसोड 6। कुछ दूर जाते ही देव ने गाड़ी बंगलों की तरफ मोड़ लिया। ये देखकर भैरव ने पूछा, हम उस भूतिया बंगलों में क्यों जा रहे हैं? देव ने कहा, हम कुछ भूल गए हैं जिसे हम लेने जा रहे हैं। भैरव, तुम गाड़ी में ही रहना, हम अंदर जाके आएंगे। हमको जितना भी समय लगे तुम गाड़ी से मत उतरना। देव और शुभेंदु दोनों अंदर गए और भैरव गाड़ी में ही बैठा रहा। बंगले के अंदर देव ने देखा सोफे पर 2 कंकाल थे, जिसका मतलब इस बंगलों में जिस रात दोनों की मृत्यु हुई थी उसके बाद वहां कोई नहीं आया, क्योंकि किसी ने उन मृत औरतों के शव को वहां से हटाया ही नहीं। पर उस रात वहां 2 नहीं 4 लोग थे। देव ने देखा कि सेंटर टेबल पर 4 वाइन गिलास थी और डाइनिंग टेबल पर 4 लोगों के लिए प्लेट लगी थी। इसका मतलब था कि ये दोनों की मृत्यु में उन 2 लोगों का हाथ जरूर था, क्योंकि उनका कंकाल उस बंगलों में नहीं था। देव ने शुभेंदु से कहा, हमारा इस बंगलों में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। पारोमिता की आत्मा चाहती है कि हम उसके मौत के रहस्य को उजागर करें, पर इसके पहले हम इन कंकालों को उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर दें, ताकि इनकी आत्मा भटकती न रहे। देखो शुभेंदु, इन दोनों कंकालों को, इसमें से एक कंकाल का जिसका खोपड़ी थोड़ा बड़ा है वो मिस पॉल का है, और जो छोटा है वो पारोमिता की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस पॉल पारोमिता से कद काठी में बरी थी। तो हम इस बंगलों के पीछे जंगल में मिस पॉल को जमीन में दफन कर देते हैं और पारोमिता को अग्नि के हवाले कर देते हैं। उसके बाद हमको इस पूरे बंगलों में ढूंढने की कोशिश करना है कि हमको कुछ मिले, जो हमें उन दोनों लोगों से संबंधित कुछ मिल जाए। मिस पॉल के कंकाल को दफन करने के बाद जब पारोमिता के कंकाल को अग्नि के हवाले करने की बारी, देव ने पारोमिता के कंकाल के दांत को निकाल लिया और उसे संभाल कर रख लिया। दोनों बंगलों में आकर कमरों की तलाशी लेने के लिए तैयार थे। देव ने शुभेंदु को समझाया कि उसे क्या ढूंढना है। शुभेंदु, तुम ध्यान से एक एक कोने में और हर जगह देखना कि कहीं कोई इंजेक्शन की नीडल या शीशी मिल जाए, या कोई खत या तस्वीर मिल जाए, या ऐसी कोई चीज जिससे इस घर के मालिक का पता चले और वहीं से रहस्य के छोर मिलते जाएं। बहुत ढूंढने के बाद देव को एक इंजेक्शन की शीशी और एक इंजेक्शन मिली। शीशी पर लेबल में लिखे अक्षरों को अभी भी पढ़ा जा सकता था। देव ने उस शीशी को एक कागज में लपेटकर रख लिया। उसने शुभेंदु से पूछा कि उसे कुछ मिला कि नहीं, पर शुभेंदु के हाथ कुछ नहीं लगा था। देव ने मिस पॉल के कमरे में जाकर एक अलमारी को खोलकर देखा। वहां उसे एक फाइल मिली और उस फाइल में एक पेपर था, जो कि उस बंगलों का रेंट एग्रीमेंट था, जिसमें लिखा था कि देवेंद्र नाथ चटर्जी इस बंगलों का मालिक मिस्टर दत्ता एंड मिसेस गीतांजलि दत्ता को 5 साल के लिए किराए पर देते हैं। देव ने उस फाइल को लेकर शुभेंदु के पास आया और उसे लेकर बंगलों से निकल गया। रास्ते में देव इस घटना के हिस्सों को जोड़ने लगा। शुभेंदु ये सोच रहा था कि ये घटना का उससे क्या संबंध है, जबकि भैरवनाथ इस सोच से परेशान था कि चारुलता के बाद एक लड़की उसके जीवन में आई भी तो वो पारोमिता मिली, वो भी एक भूत मिली। सोचते सोचते सभी सिलीगुड़ी पहुंच गए और भैरवनाथ को वहां उसके घर पर छोड़कर दार्जिलिंग के लिए चले गए। दार्जिलिंग पहुंचकर शुभेंदु ने उसके मां पिताजी से मिला और कुछ देर समय बिताने के बाद देव के साथ कमरे में आ गया। दोनों फ्रेश होकर सोफे पर बैठ गए और शुभेंदु ने देव से पूछा, देवदा, इस मिस पॉल का या पारोमिता का मुझसे कोई लेना देना नहीं था और मैं कभी इनसे मिला भी नहीं। भैरवनाथ का भी इन दोनों से कोई सरोकार नहीं था और तुम्हारा तो दूर दूर तक इन दोनों से कोई वास्ता ही नहीं। तो फिर हमको क्यों पारोमिता और मिस पॉल की आत्मा ने दर्शन दिए? दोस्त, प्रकृति में जो कुछ भी घटित होता है या घटना चक्र में होने वाला है, वो कहीं ना कहीं किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मिस पॉल यानी कि गीतांजलि घोष का गीतांजलि से मिस पॉल बनना उनके द्वारा किए हुए क्रिया की प्रतिक्रिया या परिणाम था। मिस पॉल बनने के बाद पारोमिता का अनाथालय में आना और भेरिये यानी कि ग्रेव के शुभेंदु की हत्या पारोमिता के हाथों होना, गीतांजलि घोष का मिस्टर दत्ता से प्रेम का परिणाम भेरिया का जन्म लेना और फिर भेरिये की मृत्यु के बाद
उस बंगलों में रहना भी किसी क्रिया की प्रतिक्रिया मात्र है। वैसे तो मैं इस रहस्य की उत्पत्ति के कारण को लगभग समझ गया हूं। जरूरत है तो सिर्फ तत्वों से इसकी पुष्टि करूं। पर मेरे दोस्त, जब आप किसी विषय, वस्तु या भावनाओं का मूल्यांकन करते हैं, तब आप खुद के हाथ भी जला रहे होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी दूसरे की भावनाओं का मूल्यांकन करते हैं, तब हो सकता है आपकी भावनाओं पर भी प्रहार हो। इसलिए मेरे दोस्त, याद रखना, जिस रहस्य के खोज में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें तुम और तुमसे जुड़े व्यक्तियों के उनका ही अप्रिय सच के उजागर होने की संभावना है। पर उस सच से तुम टूट न जाना। वैसे रिश्तों के अप्रिय सच्चाई अक्सर व्यक्ति को तोड़ देती है। क्या तुम खुद को अखंडित रख पाओगे? अगर हां तो ध्यान से सुनो। शुभेंदु, तुम एक डायरी में मेरे द्वारा बताई घटनाक्रम को लिखते जाओ, जिससे हमें घटनाओं को क्रमबद्ध करने में आसानी हो। ह्यूमन लाइफ जीवन एक कहानी है, और जीवन की कहानी में अनगिनत कहानियां समाहित होती हैं। चलो, आज मैं इस रहस्य को तथ्यों से मिलाप करता हूं और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचकर तुमको इस रहस्य की सच्चाई से अवगत करवाऊंगा। आज तुम अपने परिवार के साथ रहो। मैं अकेले ही कुछ खोज कर आता हूं। अगली सुबह शुभेंदु देव का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो बिना कुछ कहे पूरी रात नहीं आया था। इतने में भैरवनाथ भी शुभेंदु के घर पहुंच गया था। अब दोनों मिलकर देव का इंतजार कर रहे थे। रहस्य को समझने की जिज्ञासा दोनों को बेचैन कर रही थी, और लगभग दोपहर को देव लौटा। उन तीनों ने लंच किया और सीधे कमरे में चले गए और देव को पूछा कि क्या सच्चाई है, क्यों वो दोनों इस रहस्य का हिस्सा हैं। देव ने फ्रेंच विंडो के पास जाकर बाहर का नजारा देखते हुए कहा, इस रहस्य की सच्चाई तुम दोनों के जीवन से जुड़ी है तो गीतांजलि घोष, मिस्टर दत्ता, उनकी पत्नी डॉक्टर नयन दत्ता, श्री देवेंद्र नाथ चटर्जी, पारोमिता शुभेंदुनाथ चटर्जी, यानी कि तुम, और भैरवनाथ मुखर्जी, इन सातों व्यक्तियों की जीवन की कहानी में समाहित है इस रहस्य की कहानी। भैरवनाथ ने पूछा। डॉक्टर नयन दत्ता? पर पारोमिता ने कभी कहा नहीं। उसकी दत्तक मां डॉक्टर है। वैसे पारोमिता ने तुम्हें सब कुछ नहीं कहा, ये तो तुमको खोज निकालना था। खैर चलो, रहस्य की कहानी आरंभ करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सेंट जोसेफ के 3 दोस्तों से। ये दोस्त हैं मिस्टर दत्ता, श्री देवेंद्र नाथ यानी कि तुम्हारे पिताश्री, और मिस्टर मुखर्जी, भैरवनाथ के पिताजी से। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हर जवानी की कोई कहानी होती है, वैसे ही इन तीनों दोस्तों की भी कहानी थी। ये तीनों एक लड़की यानी कि गीतांजलि घोष से प्यार करते थे। मिस्टर दत्ता ने हिम्मत करके गीतांजलि घोष को उनके दिल की बात बताई और दोनों दोस्त से प्रेमी बन गए। पर श्री देवेंद्र नाथ चटर्जी और मिस्टर मुखर्जी दोनों उनके दिल की बात दिल में ही दबा ली, सिर्फ दोस्त की खुशी के लिए। इधर गीतांजलि और मिस्टर दत्ता का प्यार परवान चढ़ता गया, उधर श्री देवेंद्र नाथ के दिल की अग्नि रह रहकर ज्वालामुखी का रूप धारण करती रही। पर मिस्टर मुखर्जी ने गीतांजलि के उनके मन में जगी प्रेम को एक अच्छी याद की तरह दफन कर लिया। समय बीतता गया और स्कूल के बाद मिस्टर दत्ता आर्मी अकादमी चले गए और गीतांजलि घोष ने मेडिकल में दाखिला ले लिया। वहीं श्री देवेंद्र नाथ चटर्जी ने अपने परिवार की विरासत, इसमें सांस्कृतिक विरासत जैसे परंपराएं, कला और रीति रिवाज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, को कायम रखा आर्थिक विरासत, धन संपत्ति और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो आगे की पीढ़ियों को सौंपना था, और वैचारिक विरासत जैसे विचार, आदर्श और मूल्य को कायम रखा। इन सब कार्यों में श्री देवेंद्र नाथ खुद को ही भूल गए। याद रही तो सिर्फ गीतांजलि। वो किसी भी कीमत पर गीतांजलि को पाना चाहते थे, पर ऐसा हो न सका। उन्होंने मिस्टर दत्ता और गीतांजलि को एक बंधन में बंधने नहीं दिया, पर उनके प्यार को रोक न सके। मिस्टर दत्ता अपनी ट्रेनिंग खत्म कर दार्जिलिंग में पोस्टेड हुए और गीतांजलि ने नर्सिंग खत्म किया था। दोनों को ये यकीन था कि उनकी शादी होकर रहेगी, इसलिए शादी के पहले दोनों के मिलाप से भेदिये का यानी कि ग्रेव के शुभेंदु का जन्म हुआ, जिसका जिक्र मिस्टर दत्ता ने सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ यानी कि श्री देवेंद्र नाथ चटर्जी और मिस्टर मुखर्जी के साथ किया। मिस्टर मुखर्जी ने दिल से बधाई दी, पर श्री देवेंद्र नाथ चटर्जी ने मन ही मन में इस खुशी को मिस्टर दत्ता के लिए जन्म भर के गम में बदलने का निर्णय कर लिया था। श्री देवेंद्र नाथ ने एक षड्यंत्र रची। उन्होंने अपने पिताश्री द्वारा आयोजित पार्टी में दत्ता एंड फैमिली को आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मिस्टर मुखर्जी को शराब के नशे में
मिस्टर दत्ता के खिलाफ भड़काया और उससे मिस्टर दत्ता के पिताजी को गीतांजलि और उसके शादी से पहले गर्भवती होने की बात बताने की बात की। मिस्टर मुखर्जी को इतनी शराब पिला दी कि वह श्री देवेंद्र नाथ के पिताजी के सामने सब बता दिया, जिससे मिस्टर दत्ता की शादी गीतांजलि से ना हो पाई और उनकी शादी श्री देवेंद्र नाथ के पिता श्री के सुजाए हुए परिवार में हो गई। इसके आगे आप लोग जानते हैं कि कैसे गीतांजलि, मिस पॉल बाणी और ग्रेव के शुभेंदु की मृत्यु हुई। पर जो आप लोग नहीं जानते वो ये है कि श्री देवेंद्र नाथ ने मिस्टर दत्ता को कभी माफ नहीं किया। मिस्टर दत्ता की शादी डॉक्टर नयन से करवा दी, पर श्री देवेंद्र नाथ ने डॉक्टर नयन के अकेलेपन का फायदा उठाया। डॉक्टर नयन को पति का प्यार नहीं मिला और वो शादी के बाद भी कुंवारी थी, जिसका फायदा श्री देवेंद्र नाथ ने उठाया। डॉक्टर नयन को गीतांजलि और मिस्टर दत्ता के प्रेम और उससे शुभेंदु नामक लड़के के बारे में बताया। उधर मिस्टर दत्ता को इस झांसे में रखा कि वो सब ठीक कर देगा और श्री देवेंद्र नाथ ने ही अनाथालय की जमीन और उसे बनाने का खर्चा दिया। श्री देवेंद्र नाथ ने डॉक्टर नयन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे उकसाया कि वो गीतांजलि से बदला ले और एक और षड्यंत्र रची। श्री देवेंद्र नाथ ने डॉक्टर नयन के क्लिनिक से एक नर्स को ग्रेव में रखा और हर एक खबर श्री देवेंद्र नाथ को देने की बात कही, जो कि वैसा ही करती। श्री देवेंद्र नाथ फिर उस बात को घुमा फिराकर डॉक्टर नयन को बताते थे। वो नर्स को एक दिन श्री देवेंद्र नाथ ने भेड़िए को जान से मारने के लिए एक इंजेक्शन दी और इत्तेफाक से उस नर्स ने उसी रात को चुना जिस रात पारोमिता ने भेड़िए को कंपास से हमला किया था। पारोमिता के हमले में भेड़िया मरा नहीं था, जबकि उसको उस नर्स ने इंजेक्शन देकर मारा था। जबकि पारोमिता ये समझती रही कि उसने भेड़िए को मारा था, भेड़िए के यानी कि ग्रेव के शुभेंदु के। मृत्यु के बाद श्री देवेंद्र नाथ ने मिस्टर दत्ता को सलाह दी कि वो गीतांजलि को उसके बोलपुर वाले बंगलों में रख। पारोमिता ने उस रात नर्स को भेड़िए का कत्ल करते देख लिया था, इसलिए श्री देवेंद्र नाथ ने पारोमिता को उस बंगलों में भेजने के लिए कहा। जब पारोमिता और मिस पॉल बातें कर रहे थे तब वही नर्स उस बंगलों में गई। मिस पॉल और पारोमिता ने नर्स से कहा, सिस्टर मरियम कैसे आना हुआ? और सिस्टर मरियम और उसके दोस्त ने मौका देखकर इंजेक्शन मिस पॉल और पारोमिता को लगा पर लिख दिया कि कोई इस बंगलों में एक रात से ज्यादा नहीं रहा। इस तरह गीतांजलि पारोमिता की आत्मा का संबंध भैरवनाथ से और तुम शुभेंदु से थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो तुमको और भी कुछ जानना है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।